हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है पल्स रडार सिस्टम। आज हम बात करेंगे पल्स रडार सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि रडार सिस्टम जो होते हैं वो टारगेट या ऑब्जेक्ट के नेविगेशन, ट्रैकिंग या फिर उनकी डिस्टेंसिंग, रेंजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो रडार सिस्टम्स जो किसी भी टारगेट या ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं रडार सिस्टम्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं: पल्स रडार, कंटिन्यूअस वेव रडार और मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार। इसमें जो दो कैटेगरी होती है, जैसे कि अगर कोई टारगेट या ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो वहाँ पर पल्स रडार का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई टारगेट या ऑब्जेक्ट मूविंग केस में है तो वहाँ पर कंटिन्यूअस वेव रडार या MTI रडार का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे पल्स रडार सिस्टम के बारे में, जिसके अंतर्गत जो है हम किसी भी स्टेशनरी या कोई भी स्थिर अवस्था में कोई टारगेट या ऑब्जेक्ट है तो उसको डिटेक्ट और रेंजिंग करने के लिए इस प्रकार के पल्स रडार का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पल्स रडार का मतलब है कि इसमें जो सिग्नल यूज़ की जाती है टारगेट की ट्रैकिंग करने के लिए वह पल्स के रूप में भेजी जाती है, यानी कि पल्सेस के रूप में, यानी रुक रुक कर सिग्नल भेजी जाती है। इसलिए इस प्रकार के सिस्टम का नाम पल्स रडार है। यह एक फिगर बना हुआ बेसिक ब्लॉक डायग्राम है पल्स रडार का। यह ब्लॉक डायग्राम इस ब्लॉक डायग्राम में यह ब्लॉक डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कुल 2 सेक्शंस हैं। इसमें अपर वाला जो सेक्शन है, जिसको हमने डॉट 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 लाइन के अंतर्गत जो इनबॉक्स क्लोज किया हुआ है, ये ऊपर वाले पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसमीटर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसमीटर सेक्शन को, ये ऊपर का पार्ट। और नीचे का जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट रिसीवर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कुल 2 सेक्शन है, ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन। लेकिन इसमें एक ही प्रकार के एंटीना का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि रोटेटिंग एंटीना है। यह एंटीना ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं कि पल्स रडार सिस्टम में एक ही प्रकार के एंटीना का इस्तेमाल होता है। अगर कोई किसी भी रडार सिस्टम में, चाहे पल्स हो चाहे कोई भी रडार सिस्टम हो, अगर उसमें एक ही प्रकार का एंटीना है तो इसका मतलब है कि वह एंटीना रिसेप्शन और ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि किस प्रकार का पल्स रडार सिस्टम वर्क करता है। इसमें ट्रांसमीटर सेक्शन में ऊपर की तरफ ये ट्रिगर सोर्स है। ट्रिगर सोर्स का काम होता है एक पल्स प्रोवाइड करना पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। इसमें ट्रिगर सोर्स, यहाँ पर ट्रिगर सोर्स मॉड्यूलेटर के लिए एक पल्स प्रोवाइड करता है। यह ट्रिगर सोर्स जो होता है वो 2 प्रकार के पल्सेस भेजता है एक साथ। एक मॉड्यूलेटर को भेजता है और उसी टाइम पर इंस्टेंटेनियस टाइम पर इंडिकेटर को भी एक टाइमिंग पल्स भेजता है। यानी कि ट्रिगर सोर्स एक साथ 2 पल्सेस भेजता है। एक पल्स ट्रांसमीटर सेक्शन के लिए मॉड्यूलेटर को भेज जाती है और उसी समय एक पल्स जो है इंडिकेटर, जो कि मेन पल्स रडार सिस्टम की CRT स्क्रीन होती है, जहाँ पर टारगेट का डिटेक्शन होता है, जिस पर डिस्प्ले किया जाता है, वहाँ पर उसे इंडिकेटर कहते हैं, वहाँ पर एक टाइमिंग सिग्नल भेजता है। यानी ट्रिगर सोर्स एक साथ 2 पल्सेस भेजता है एक ही समय पर, मॉड्यूलेटर के लिए एक पल्स और एक इंडिकेटर के लिए टाइमिंग सिग्नल, जिसे सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल भी कहते हैं। यहाँ पर मॉड्यूलेटर, जो कि बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, ये मल्टी वाइब्रेटर या मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं वो मैग्नेट्रॉन के लिए वोल्टेज पल्स जनरेट करते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर वेव होती है। तो यहाँ पर मॉड्यूलेटर जो होता है वह रेक्टेंगुलर शेप के रूप में एक वोल्टेज जनरेट करता है मैग्नेट्रॉन के लिए, ताकि मैग्नेट्रॉन जो है हाई पावर की और हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल जनरेट कर सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि मैग्नेट्रॉन यहाँ पर जो है हाई पावर के लिए और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी कि यह पल्स रडार सिस्टम जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अगर हमें पहले से वेल नोन हो कि टारगेट जो है नज़दीक है, तो यहाँ पर नज़दीक है और हमेशा नज़दीक मिलने के ही चांसेस है, तो वहाँ पर जनरली मैग्नेट्रॉन वाले पल्स रडार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अगर कोई टारगेट नज़दीक है या फिर कम दूरी पर है, तो वहाँ पर लो पावर वाले एम्पलीफायर
या फिर सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर जनरली गन डायोड या ट्रैपेड डायोड वाले सिस्टम मैग्नेट्रॉन की जगह पर लगाए गए होते हैं। लेकिन अगर टारगेट काफ़ी दूर है तो वहाँ पर मैग्नेट्रॉन या मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर या ट्रैवलिंग वेव ट्यूब सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मैग्नेट्रॉन है वह ट्रैकिंग के लिए जो सिग्नल प्रोवाइड करनी है, जो भेजनी है, वो जो कि हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पावर की होती है, उस प्रकार की सिग्नल को जनरेट करना। यहाँ पर मैग्नेट्रॉन के द्वारा जो हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पावर की जो सिग्नल जनरेट की जाती है, पल्स जो सिग्नल जो जनरेट की जाती है वह आगे की तरफ फॉरवर्ड की जाती है, जहाँ पर ये ATR और TR स्विच है। यहाँ पर ATR और TR स्विच जो होते हैं वो डुप्लेक्सर के रूप में वर्क करते हैं। डुप्लेक्सर का काम होता है कि इसमें हम ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें एंटीना एक ही प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि यह एंटीना ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए यूज़ किया जाने वाला है, इसलिए यहाँ पर डुप्लेक्सर लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ATR स्विच और TR स्विच जो होती है वो डुप्लेक्सर का काम करती है। डुप्लेक्सर, ATR का मतलब है एंटी ट्रांसमिट रिसीवर स्विच और TR का मतलब है ट्रांसमिट रिसीव स्विच। ये दोनों स्विच जो होती हैं गैस आयोनाइज्ड स्विच होती हैं। जब ट्रिगर सोर्स के द्वारा पल्सेस भेजी जाती है उस समय मॉड्यूलेटर जब रेक्टेंगुलर वेव वोल्टेज जनरेट करके मैग्नेट्रॉन को प्रोवाइड करता है, जो कि मैग्नेट्रॉन के लिए बायसिंग वोल्टेज का काम करती है। तो यह मैग्नेट्रॉन जो है हाई पावर की और हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल जनरेट करके एंटीना की तरफ फॉरवर्ड करता है। उस समय यह सिग्नल जब ATR स्विच यानी डुप्लेक्सर के सेक्शन के ATR स्विच पर जब आती है तो यह ATR स्विच की गैस आयोनाइज्ड हो जाती है, जिससे यह शॉर्ट सर्किटेड के रूप में वर्क करने लगता है। उस समय यह TR स्विच जो होती है वह इसका काम होता है कि यह ट्रांसमीटर सेक्शन को एंटीना के साथ कनेक्ट करा देना पाथ को, और रिसीवर सेक्शन को उसी टाइम पर डिस्कनेक्ट करा देना एंटीना से। यानी कि जब मैग्नेट्रॉन पल्स प्रोवाइड करता है, पल्स भेजता है ATR स्विच के पास, तो यह ATR स्विच गैस आयोनाइज्ड होकर शॉर्ट सर्किटेड हो जाती है। उसी टाइम TR स्विच शॉर्ट सर्किटेड पाथ यानी कि इस पाथ को एंटीना के साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे मैग्नेट्रॉन के द्वारा जनरेट की गई सिग्नल एंटीना के पास पहुंच जाती है, और उसी टाइम TR स्विच जो होती है वो रिसीवर सेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी कि सिग्नल जो मैग्नेट्रॉन के द्वारा जनरेट की गई है वो सिग्नल सीधे एंटीना के पास पहुंचती है, ना कि रिसीवर के पास। यानी रिसीवर पोर्शन पे बिल्कुल भी मैग्नेट्रॉन के द्वारा जनरेट की गई सिग्नल नीचे की तरफ नहीं आती है। नीचे सिग्नल न जाने के लिए न भेजने का वजह एक और भी है, क्योंकि मैग्नेट्रॉन यानी कि यहाँ पर जो भी एम्पलीफायर लगा होता है, यह एम्पलीफायर हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पावर की सिग्नल जनरेट करता है, जो कि अगर रिसीवर सेक्शन को डायरेक्टली अगर प्रोवाइड की जाए तो रिसीवर सेक्शन को डैमेज या हार्मफुल कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर डुप्लेक्सर लगा हुआ है, ताकि ट्रांसमिशन के समय केवल सिग्नल ट्रांसमिट हो, यानी कि हाई पावर की सिग्नल केवल एंटीना के साथ ट्रांसमिट हो जाए, और रिसीव की जाने वाली सिग्नल, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलवेज उसकी पावर लेस दैन होती है, लो होती है, तो वह ईजिली जो है रिसीवर पर रिसीव हो जाए, ताकि रिसीवर जो है हार्मफुल या फिर डैमेज ना हो पाए। तो इस प्रकार ट्रिगर सोर्स के द्वारा ट्रिगर पल्स या पल्स सिग्नल भेजने की वजह से यह ट्रांसमीटर सेक्शन एक हाई पावर और हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल इस एंटीना के पास भेजता है, जिससे यह एंटीना, यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा कि यह एंटीना रोटेटिंग एंटीना है। यह एंटीना चारों डायरेक्शन में रोटेट करने वाला एंटीना है। तो उस समय यह एंटीना जो है उस ट्रांसमिटेड सिग्नल को स्पेस में रेडिएट कर देता है, और यह सिग्नल स्पेस में ट्रैवल करते हुए टारगेट के पास पहुंचती है। जब टारगेट के पास यह सिग्नल जब जाएगी तो टारगेट की बॉडी से टकराने के बाद सिग्नल चारों डायरेक्शन में डाइवर्टेड हो जाएगी, जिससे उसका एक पार्ट वो पार्ट होगा जो कि इसी एंटीना की तरफ डाइवर्टेड होगा और वापस रिटर्न इसी एंटीना की तरफ आएगा। क्योंकि टारगेट की तरफ जब ये सिग्नल पहुंचती है तो टारगेट पर टकराने के बाद सिग्नल चारों डायरेक्शन में आइसोट्रोपिक रूप से रेडिएट हो जाती है, जिसका एक पार्ट, कम से कम एक पार्ट इस एंटीना की तरफ ज़रूर आता है। तो यह एंटीना उस सिग्नल को रिसीव करता है। उस रिसीव की जाने वाली या उस आने वाले सिग्नल को इको सिग्नल कहते हैं। यहाँ पर इको सिग्नल, चूँकि हम जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम पल्स रडार पल्स के रूप में सिग्नल को भेज रहा है, इसलिए सिग्नल भी जो रिसीव होगी वो पल्स के रूप में रिसीव्ड होगी। तो यहाँ पर जो सिग्नल रिसीव होती है वह इको पल्स या इको सिग्नल कहलाती है, इको सिग्नल के रूप में रिसीव्ड होती है।
जब एंटीना पर इनकमिंग सिग्नल जो होती है, यानी कि जो सिग्नल वापस आती है टारगेट से टकराने के बाद, जिसे कि इको पल्स कहते हैं, जब ये एंटीना पर आती है उस समय टीआर स्विच जो होती है वह टीआर स्विच शॉर्ट सर्किटेड के रूप में बिहेव करती है, और उस समय यह टीआर स्विच रिसीवर सेक्शन को एंटीना से कनेक्ट कर देती है और ट्रांसमीटर सेक्शन को उसी टाइम एंटीना से डिस्कनेक्ट कर देती है। यानी कि सिग्नल के रिसेप्शन के समय जो यह टीआर स्विच वर्क कर रही है, जो एक्शन कर रही है, वही टीआर स्विच सिग्नल के ट्रांसमिशन के समय अपोजिट काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन के समय टीआर स्विच यानी इस पाथ को एंटीना के साथ जोड़ देती है और रिसीवर के साथ डिस्कनेक्ट कर देती है। उसी प्रकार रिसीविंग सेक्शन के समय, रिसीविंग ऑपरेशन के समय यह टीआर स्विच एंटीना को रिसीवर के साथ कनेक्ट कर देती है और ट्रांसमीटर के साथ डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे रिसीव की जाने वाली सिग्नल केवल रिसीवर सेक्शन पे जाती है, ना कि ट्रांसमीटर सेक्शन पे। तो जो सिग्नल रिसीव होती है उसे इको पल्स कहते हैं। ये इको पल्स एक मिक्सर होता है, जिसे मिक्सर के रूप में जनरली क्रिस्टल डायोड्स या क्रिस्टल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मिक्सर के रूप में एक क्रिस्टल डायोड होता है, उसमें इको पल्स प्रोवाइड की जाती है, और इसी मिक्सर में एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के लिए लोकल ऑसिलेटर के रूप में एक सिस्टम लगा होता है, जो कि एक मीडियम फ्रिक्वेंसी रेंज यानी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी रेंज, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जनरली जो होती है 30 से 60 मेगाहर्ट्ज़, 30 या 60 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड होती है। तो यह लोकल ऑसिलेटर इस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को जनरेट करके इस मिक्सर के पास प्रोवाइड करता है या इस मिक्सर में भेजता है। इस मिक्सर में कुल 2 प्रकार के सिग्नल है, एक इको पल्स और लोकल ऑसिलेटर के द्वारा जनरेट की गई इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल। तो यह मिक्सर उस समय, जैसे कि यदि इंटरमीडिएट की फ्रिक्वेंसी FI हो और इको पल्स की फ्रिक्वेंसी यानी कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी F0 हो, तो ये जो मिक्सर होता है ये F0 प्लस माइनस FI रेंज की यह मिक्सर जो होता है इस प्रकार की सिग्नल क्रिएट करके आगे की तरफ भेजता है। मिक्सर का काम होता है कि इसमें मिक्सर में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात चीज़ है कि मिक्सर में 2 तरह की सिग्नल आ रही है, एक इको पल्स जिसको हमने F0 के रूप में माना है, और एक इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की सिग्नल FI। तो ये मिक्सर जो होगा इस इको पल्स F0 और FI रेंज की सिग्नल का मिक्सअप करेगा तो ये 2 साइड बैंड्स जनरेट करता है, एक F0 प्लस FI और एक F0 माइनस FI, जिसमें F0 प्लस FI का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और F0 प्लस माइनस FI की फ्रिक्वेंसी लो होती है। ऐसी सिग्नल को इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी रेंज की सिग्नल्स कहते हैं। ये मिक्सर के द्वारा जो आउटपुट प्राप्त होता है वह नीचे की तरफ IF एम्पलीफायर सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। यह IF एम्पलीफायर इस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर से जो सिग्नल जो एम्पलीफाइड होकर बाहर की तरफ निकलती है, उसको एक डिटेक्टर में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर डिटेक्टर के रूप में भी जनरली क्रिस्टल डायोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये सेकंड डिटेक्टर वर्ड लिखा हुआ, सेकंड डिटेक्टर, यहाँ पे ये मिक्सर जो होता है फर्स्ट डिटेक्टर के रूप में वर्क करता है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर मिक्सर के रूप में क्रिस्टल डायोड इस्तेमाल किया जा रहा है, और डायोड जो होते हैं एज ए डिटेक्टर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मिक्सर जो है यहाँ पर फर्स्ट डिटेक्टर है, जो कि इको सिग्नल को सबसे पहले इसमें इको सिग्नल प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो क्रिस्टल डायोड लगा होता है वो सेकंड डिटेक्टर के रूप में वर्क करता है। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर सेक्शन से एम्पलीफाइड यानी प्रवर्धित सिग्नल सेकंड डिटेक्टर में प्रोवाइड की जाती है, जिससे सेकंड डिटेक्टर यानी क्रिस्टल डायोड का जो सेक्शन होता है इस सिग्नल के इन्वेलप को डिटेक्ट करता है और ये सीधे भेजता है वीडियो एम्पलीफायर में। तो ये वीडियो एम्पलीफायर जो होता है, यानी इससे जो सिग्नल प्रोवाइड की जा रही है वो वीडियो सिग्नल ही जनरली होती है, इस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करता है। सेकंड डिटेक्टर का काम होता है इन्वेलप जनरेट करना, यानी जो भी सिग्नल रिसीव्ड हुई है उसके इन्वेलप को क्रिएट करना या इन्वेलप को ट्रैक करना, और यह इन्वेलप वाली सिग्नल यानी उसके पीक टू पीक वैल्यूज़ की जो सिग्नल है वो सीधे भेजी जाती है वीडियो एम्पलीफायर में। तो वीडियो एम्पलीफायर जो होता है वह उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जिससे प्राप्त आउटपुट जो होती है वीडियो पल्स होती है, और ये वीडियो पल्स जो होता है इंडिकेटर में भेजी जाती है।
यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये पूरे पल्स रडार सिस्टम का मेन इंडिकेटर है, जो कि जनरली सीआरटी की स्क्रीन की तरह होता है या सीआरटी की सीआरटी की स्क्रीन ही होती है। तो यहाँ पर इंडिकेटर में इस प्रकार रिसीव की गई सिग्नल वीडियो पल्स के रूप में भेजी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब सिग्नल रिसीव हो रही है इस एंटीना के द्वारा, उसी समय ये सिग्नल एक तो इस रिसीवर सेक्शन के थ्रू इंडिकेटर के पास पहुँच रही है, और इसके अलावा सिग्नल जो होती है डायरेक्टली जो है वो इंडिकेटर के पास भी जा रही है, जिसे एंगल डेटा फ्रॉम स्कैनर कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर लगा हुआ है। इस स्कैनर का काम होता है कि ये पता करना कि जो एंटीना है वह कितने डिग्री पर रोटेट कर रहा है। यह स्कैनर एक सिग्नल प्रोवाइड करता है एंटीना के लिए, और उसी समय एक सिग्नल प्रोवाइड करता है इंडिकेटर के डिफ्लेक्शन कॉइल के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है। यह स्कैनर एंटीना किस डिग्री पर रोटेट कर रहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितनी है, वर्टिकल के साथ कितनी एंगल है, यानी एजिमुथ एंगल क्या है, एलिवेशन इस एंटीना का क्या है, उसके लिए एक सिग्नल प्रोवाइड करता है एंटीना को। उसी टाइम पर एक सिग्नल भेजता है इंडिकेटर यानी सीआरटी के डिफ्लेक्शन कॉइल के लिए, जिसे एंगल डेटा फ्रॉम स्कैनर के नाम से सिग्नल के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इस इंडिकेटर को कुल मिलने वाली सिग्नल्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो वह सिग्नल जो कि ट्रिगर सोर्स के द्वारा स्टार्टिंग केस में ही, जब इस सिस्टम को जस्ट ऑन किया गया था ऑपरेट करने के लिए, तो इस ट्रिगर सोर्स के द्वारा टाइमिंग सिग्नल के रूप में या सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल के रूप में एक सिग्नल मिलती है इंडिकेटर को। और इसके अलावा इस इंडिकेटर को जो एंटीना के द्वारा जो सिग्नल रिसीव हो रही इको सिग्नल, वो फाइनली एम्पलीफाइड होकर वीडियो पल्स के रूप में मिलती है। और तीसरी सिग्नल जो इस इंडिकेटर को मिलती है वह स्कैनर के द्वारा वह सिग्नल प्रोवाइड की जाती है कि एंटीना इस स्कैनर के द्वारा एक सिग्नल भेजी जाती है इंडिकेटर को, जो यह इंडिकेट करता है या यह बताता है इंडिकेटर को कि एंटीना जो है कितने डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ और वर्टिकल के साथ एंगल बनाकर रोटेट कर रहा है, या फिर कितने डिग्री के पोजीशन पर टारगेट का डिटेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार इंडिकेटर को कुल 3 प्रकार की पल्सेस मिलती है, और यह इंडिकेटर यानी कि पल्स रडार की सीआरटी स्क्रीन जो होती है, यह इन तीनों प्रकार की सिग्नलों का कंपैरिजन करके यह पता करती है कि टारगेट रडार सिस्टम जहां से यह सिस्टम ऑपरेट कराया जा रहा है वहां से टारगेट की कितनी दूरी है। इस प्रकार यह पल्स रडार सिस्टम अगर कोई टारगेट या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो उसकी इस रडार सिस्टम से दूरी कितनी है उसको पता करने के लिए इस प्रकार के रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू। इस ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे कि किस प्रकार इको सिग्नल यानी कि जो पल्स रडार सिस्टम का जो एंटीना सिस्टम है उस पर जो सिग्नल रिसीव हो रही है, यानी टारगेट से टकराने के बाद जो सिग्नल वापस रिसीवर सिस्टम के पास जो आती है जिसे कि इको सिग्नल कहते हैं, वह किस प्रकार इको सिग्नल रडार के डिस्प्ले यानी कि इंडिकेटर यानी कि सीआरटी स्क्रीन पर किस प्रकार के हिंट्स या सजेशंस या सॉल्यूशंस या इंडिकेशन देती है। तो इसमें कुल 3-4 प्रकार की ग्राफ्स है। इसमें जो पहली ग्राफ है यानी पहली जो लाइन है यह दिखाई जा रही है ट्रांसमिटेड पल्स के रूप में, यानी कि ये जो कर्व है जो इंडिकेट कर रहा है कि सिग्नल टारगेट को ट्रैक करने के लिए जो सिग्नल हम भेज रहे हैं वह कितने ड्यूरेशन की है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि इसमें जो सिग्नल भेजते हैं वो पल्सेस के रूप में भेजते हैं, तो हर पल्सेस सिग्नल का कोई ना कोई टाइमिंग ड्यूरेशन होता है कि उसकी विड्थ कितनी है। यहाँ पर ये ट्रांसमिटेड पल्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर सिग्नल एक बार भेजी गई और कुछ काफ़ी समय के बाद यानी कि काफ़ी समय डिले करने के बाद फिर से सिग्नल उसी विड्थ मान की भेजी गई, फिर काफ़ी देर होल्ड करने के बाद फिर सिग्नल भेज जाएगी, यानी कि यह रडार सिस्टम जो है रुक रुक कर पल्स के रूप में सिग्नल को भेजता रहेगा। यहाँ पर ये कैपिटल टी इंडिकेट कर रहा है कि जो सिग्नल भेजी जा रही है उसका विड्थ कितना है। ये कैपिटल टी पल्स के विड्थ को इंडिकेट कर रहा है, और एक पल्स और दूसरे पल्स के बीच की जो गैप होती है उसे पल्स रिपीटिशन टाइमिंग कहते हैं, TR, पल्स रिपीटिशन टाइमिंग TR।
यानी कि एक पल्स कंप्लीट हो गई और दूसरी पल्स जब भेजी जाएगी तो इनके बीच की जो टाइमिंग होगी वो पल्स रिपीटिशन टाइमिंग कहलाती है, TR। यहाँ पर कैपिटल T जो इंडिकेट कर रहा है वो ट्रांसमिट की जाने वाली पल्स के विड्थ को इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड ग्राफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है इको पल्स के बारे में। जैसा कि इस ग्राफ के द्वारा इन दोनों को अगर कंपेरिजन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर रडार सिस्टम ने जब सिग्नल को भेजा है एंटीना के द्वारा, तो जब यह सिग्नल टारगेट से टकराएगी, टारगेट से टकराने के बाद जब ये वापस रिसीवर सेक्शन पे आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें डिले होगा। तो इसमें यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के ड्यूरेशन में सिग्नल जो है भेजी गई और इतने समय के डिले के बाद, यानी कि इतने समय की यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय के डिले के बाद सिग्नल वापस जो है रिसीव्ड हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिले होगा वह डिले टाइम कहलाएगा, जिस पर सिग्नल जो है जितने डिले समय के बाद सिग्नल जो है रिसीव हो रही है। और इस रिसीव्ड सिग्नल को इको पल्स कहते हैं। और इस इको पल्स के भी इस इको पल्स का जो कैपिटल T मान है, यह कैपिटल T मान इस इको पल्स के विड्थ को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड ग्राफ जो है वो आउटपुट वेव का है, यानी कि सेकेंड डिटेक्टर। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, पल्स रडार सिस्टम में जो सेकेंड डिटेक्टर जो कि क्रिस्टल डायोड होता है, वह क्रिस्टल डायोड जो होता है वह सेकेंड डिटेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। वह क्रिस्टल डायोड यानी कि सेकेंड डिटेक्टर जो इको पल्स है उसका इन्वेलप जनरेट करता है या उसके इन्वेलप को ट्रैक करता है। जैसा कि हमने बताया कि ये इको पल्स है तो इसका इन्वेलप जो होगा वो पीक टू पीक मान होगा। इसका इन्वेलप जो होगा पीक टू पीक मान, तो यह एक प्रकार से स्क्वायर वेव जनरेट करेगा सेकेंड डिटेक्टर। यह स्क्वायर वेव वीडियो पल्स कहलाएगी, यानी आउटपुट वेव कहलाती है। सेकेंड डिटेक्टर जो होती है वह इको सिग्नल यानी रिसीव सिग्नल की इन्वेलप को ट्रैक करता है, जिसे वीडियो पल्स कहते हैं। इसका भी ड्यूरेशन वही होगा जो इको पल्स का है, यानी इसका विड्थ भी वही होगा जो कि इको पल्स का है। यह जो कर्व है यह इंडिकेट कर रहा है सिंक्रोनाइजिंग पल्स का। जैसा कि हमने बताया कि जब इस रडार सिस्टम को ऑन करेंगे तो इसका ट्रिगर सोर्स जो होता है वह एक पल्स भेजता है ट्रांसमीटर पोर्शन के पास, यानी कि ट्रांसमीटर पोर्शन के पास भेजता है सिग्नल को ट्रैक करने के लिए, एंटीना के पास सिग्नल भेजने के लिए। और ठीक उसी समय रिसीवर के इंडिकेटर पर भी सिग्नल भेजता है। तो रिसीवर के इंडिकेटर पर भी सिग्नल भेजता है, जिसे हमने सिंक्रोनाइजिंग पल्स के रूप में बताया था। तो यहाँ पर कुल दो प्रकार के सिग्नल दिखाई दे रही है, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग पल्स ये जो फर्स्ट ट्रांसमिट की जाने वाली सिग्नल है, यानी कि यह पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि इस समय सबसे पहले रडार सिस्टम के द्वारा सिग्नल भेजी गई। तो ठीक इसी समय सिंक्रोनाइजिंग पल्स भी भेजी गई है टारगेट रडार के इंडिकेटर को, यानी जिस समय सिग्नल ट्रांसमिट की जा रही है ट्रैकिंग करने के लिए सिस्टम के द्वारा, उसी समय एक सिंक्रोनाइजिंग पल्स इसी रडार सिस्टम के इंडिकेटर यानी CRT स्क्रीन को भी भेजी जा रही है। फिर उसी प्रकार जब दूसरी बार सिग्नल भेजी जाएगी ट्रैकिंग करने के लिए ट्रांसमिटिंग पल्स, उसी समय एक सिंक्रोनाइजिंग पल्स ठीक उसी समय इंडिकेटर को भी भेजी जाएगी। ये लास्ट का जो ग्राफ है यह इंडिकेट कर रहा है स्वीप वोल्टेज को। ये स्वीप वोल्टेज जो होता है यह बेसिकली ट्रांसमिट की जाने वाली सिग्नल के टाइमिंग मान, ट्रांसमिट की जाने वाले सिग्नल के टाइमिंग मान और रिसीव की जाने वाली सिग्नल के टाइमिंग मान के बराबर एक स्वीप सिग्नल ट्रेस करता है, जो यह बताता है कि जब सिग्नल ट्रांसमिट की गई उस समय टाइमिंग क्या था और जब सिग्नल रिसीव की जा रही है उस समय टाइमिंग क्या है। इन दोनों टाइमिंग के डिफरेंस के बराबर जो सिग्नल जनरेट होगी यह टाइमिंग बताएगी कि कितना समय कुल लग रहा है सिग्नल को रिसीव होने में, जिसको डेल टी के रूप में डिनोट किया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि जो भी रडार सिस्टम्स होते हैं वह जब इको सिग्नल जब रिसीव होती है तो इको सिग्नल कितनी देर के बाद रिसीव हो रही है, यानी कि ट्रांसमिट की जाने वाली सिग्नल से कितने समय के बाद सिग्नल रिसीव हो रही है, उसके टाइमिंग के अनुसार ही टारगेट का डिस्टेंस यानी दूरी जो है वह आइडेंटिफाई किया जाता है। डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू CT। यहाँ पर CT
यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है डी इक्वल टू सी टी बाई टू। सी टी बाई टू, जहाँ पर टी जो है, टी इक्वल टू जो है, यहाँ पर जो टी है वह एक्चुअली में सिग्नल के जाने और आने की टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सिग्नल जब भी किसी रडार सिस्टम के द्वारा जब ट्रैकिंग किया जाएगा टारगेट का, तो जब सिग्नल भेजी जाती है तो वह टारगेट से जब टकरा कर वापस रिसीवर के पास आती है, रिसीवर के पास जब वापस आएगी तो उसके जाने और आने में जो समय लगेगा वह अप्रॉक्सीमेट लगभग वही लगता है, कुछ माइक्रोसेकंड, मिली सेकेंड या सेकेंड्स का डिफरेंस या मिनट का डिफरेंस हो सकता है। तो लगभग दूरी जो होती है वो जाने और आने की बराबर होती है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइमिंग। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है दो पार्ट्स, टाइमिंग जो है हाफ पार्ट में लिखी गई है टी बाई टू। टी बाई टू का मतलब है कि टारगेट के सिस्टम के द्वारा भेजी जाने वाली सिग्नल की टाइमिंग, जो समय लग रहा है वही लगभग जो है टारगेट से टकराकर वापस रिसीवर में आने में भी लगेगा। तो जाने और आने में कुल लगने वाला समय जो है वह इक्वल टू होने की वजह से जो टाइमिंग जो लिखी जाएगी यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार वो हाफ यानी कि टी बाई टू। तो इस प्रकार को जो फार्मूला टोटल हो जाएगा डी इक्वल टू सी इंटू टी बाई टू। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि जो है टारगेट से जब रडार सिस्टम के द्वारा कोई सिग्नल भेजी जा रही है टारगेट को ट्रैक करने के लिए, यदि जो भेजी गई है सिग्नल उसको आने में समय कुल जो है 3 माइक्रोसेकंड का अगर लग रहा है, अगर आने में समय जो है 3 माइक्रोसेकंड का लग रहा है, इसका मतलब है कि सिग्नल को जाने में और आने में कुल समय जो है 3 माइक्रोसेकंड का अगर लग रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सिग्नल जब रडार सिस्टम के द्वारा भेजी जाती है तो वो जनरली माइक्रोवेव सिग्नल होती है, और माइक्रोवेव सिग्नल की स्पीड जो होती है वो लगभग सनलाइट के बराबर होती है, 3 × 10⁸ सेकेंड इंटू, और हमने एग्जांपल के रूप में लिया है कि अगर टारगेट पर आने में अगर कुल समय जो लग रहा है वो 3 माइक्रोसेकंड का लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार 3 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻²/2। तो इस प्रकार जो वैल्यू आएगी वह मीटर में आएगी कि टारगेट जो है इतने मीटर की दूरी पर मौजूद है रडार सिस्टम से। तो इस प्रकार यह इको सिग्नल जो होती है वो रडार के डिस्प्ले यानी CRT स्क्रीन पर एक स्वीप वोल्टेज के रूप में एक स्वीप सिग्नल ट्रेस करते हुए इंडिकेशन देती है, जो बताती है कि टारगेट को सिग्नल जब भेजी गई उसकी टाइमिंग और जब सिग्नल रिसीव हो रही है उसकी टाइमिंग में कुल कितना डिफरेंस है, यानी कितने समय के बाद सिग्नल वापस आ रही है। तो इस टाइमिंग के अनुसार ही हम इस फार्मूले से टारगेट की दूरी पता कर लेते हैं कि टारगेट कितना दूर है। थैंक यू।